सभी को नमस्कार। पुनः वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लोकतंत्र के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को पढ़ेंगे और ये लोकतंत्र का पीटी एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से समान रूप से जो बातें हैं उसको हम लोग यहाँ जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है। तो भारत का लोकतंत्र कैसा है, भारत के लोकतंत्र की प्रकृति कैसा है, विशेषताएं क्या, भारतीय लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पहला विशेषता है संसदीय प्रकार का। भारतीय लोकतंत्र संसदीय प्रकार का लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र संसदीय प्रकार का, आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि संसदीय का मतलब होता है जिस देश का नाम मात्र एवं संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति हो और वास्तविक प्रधानमंत्री हो, उसे संसदीय प्रकार का लोकतंत्र कहते हैं। और संसदीय प्रकार के लोकतंत्र में कार्यकाल संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। स्वाभाविक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है। अगर ऐसे तो चाइना की जनसंख्या अधिक है भारत से, लेकिन चाइना में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहाँ साम्यवादी व्यवस्था स्थापित है। तो विश्व में अगर चाइना को हटा दिया जाए तो विश्व में जो लोकतंत्र जहाँ जिस देशों में स्थापित है उन देशों में सबसे अधिक जनसंख्या भारत में और सबसे अधिक मतदाता भारत में है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा गया। संक्रमणशील लोकतंत्र है, यानी परिपक्व लोकतंत्र नहीं। संक्रमणशील का मतलब समझिए और परिपक्व नहीं, कि अभी भी आप चुनाव के दौरान आप देखते होंगे कि बहुत से दलों के द्वारा, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे राज्य स्तरीय दल हो, वोट बैंक के लिए अपने अपने मतदाता के पक्ष में वोट प्राप्त करने के लिए, रिझाने के लिए क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद की राजनीति हो रहा है। यहाँ पे विकास की राजनीति कम होती है, विकास की मुद्दा कम रहते हैं चुनाव में। चुनाव के दौरान या चुनाव समाप्ति के बाद सरकार गठन होने के उपरांत भी 25% जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र मुद्दा रहता ही है। तो दूसरा कि भारत में अभी भी बेरोजगारी और गरीबी का प्रतिशत अधिक है। सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है लोगों के बीच में, अभी भी उसमें बहुत खाइयाँ हैं। इसलिए इसका मतलब है कि अभी भी गरीबी और बेरोजगारी है अधिक। और भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के दौरान क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद के आधार पर लोग राजनीतिक दल द्वारा वोट बैंक बनाने का प्रयास किया जाता है, वोट मांगने का प्रयास किया जाता है, अपने पक्ष में जनमत को रिझाने का प्रयास किया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि अभी भी भारत का लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ है, संक्रमणशील है। मतलब अब धीरे धीरे ये मान्यताएं हट रही है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मानी, विकास की भी बात अब हो रही है। तो संक्रमणशील मतलब जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्मवाद से हम ऊपर उठ के अब विकास की भी बात कर रहे हैं। चुनाव के दौरान विकास का भी एजेंडा रहता है, मैनिफेस्टो जारी होता है राजनीतिक दल के द्वारा। तो उसमें आप देखते होंगे कि विकास का मुद्दा रहता है कि हम रोजगार देंगे, हम गरीबी समाप्त करेंगे, हम शिक्षा देंगे, हम बच्चियों के लिए ये करेंगे। तो विकास का मुद्दा, तो इसका मतलब है कि अब वो जो परंपरागत था जातिवाद, धर्मवाद, वो टूट रहा है और विकास की ओर मुद्दा जा रहा है। चुनाव के दौरान विकास की बात हो रही है। तो हमारे लोकतंत्र संक्रमणशील है, मतलब विकास की ओर। परिपक्व नहीं तो क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्मवाद की राजनीति होती है। कार्यकारी लोकतंत्र नहीं, कार्यकारी लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं कहने का मतलब है, इसको समझिए कि भारतीय लोकतंत्र कार्यकारी लोकतंत्र नहीं है। कार्यकारी लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 में और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, प्रथम चुनाव 1951 में हुआ था, उसके बाद अब तक भारत में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का ही शासन रहा है। कभी भी भारत में
सैन्य शासन देखने को नहीं मिला है। आप ठीक उसी दूसरी ओर आप देखिए कि भारत के बगल में पाकिस्तान में कई अवसर पे सैन्य शासन देखने को मिला है। तो भारत में सैन्य शासन कभी नहीं रहा है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन ही रहा है। तो इसका अर्थ ये होता है कि भारत में कार्यकारी लोकतंत्र नहीं है, हमेशा जनप्रतिनिधियों का ही, चुने गए जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार, गठबंधन की सरकार हो चाहे बहुमत दल की सरकार हो, हमेशा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन रहा है। सैन्य शासन स्थापित नहीं हुआ है। पाकिस्तान या बांग्लादेश, म्यांमार जो आप हमारे पड़ोसी हैं, वहाँ पे कई मुद्दों पे सैन्य शासन देखने को मिला है। तो भारत में सैन्य शासन कभी नहीं रहा है, इसलिए भारत का लोकतंत्र कार्यकारी लोकतंत्र नहीं है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है भारत में। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन, उसे कहते हैं प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत में जनता प्रतिनिधियात्मक है तो मतलब वो प्रत्यक्ष है, जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनता है और वह प्रतिनिधि जाके विधानमंडल हो या संसद में सरकार बनाती है और जनता का कार्य करती है। तो इसका मतलब है कि वो प्रत्यक्ष रूप से जनता ही कार्य करती है, क्योंकि जनता का द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ कार्य करता है, नीति निर्माण करता है। तो इसका मतलब जनता ही, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से जनता ही नीति निर्माण करता है, शासन करती है, सरकार चलाती है। तो इसलिए भारत में कैसा लोकतंत्र है? वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बहुदलीय भारतीय लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था है, दो दल नहीं। अमेरिका में जैसे दो दल है, ब्रिटेन में दो दल है, रूस में है, या अन्य में कई देशों में दो दल या तीन दल देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका में दो है, ब्रिटेन में दो है, लेकिन भारत में बहुत से दल हैं। राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल है, राजकीय दल है। दो दल नहीं, एक दल से दो दल नहीं बल्कि दो से भी अधिक है यहाँ पे। इसलिए यहाँ भारतीय लोकतंत्र कैसा है? बहुदलीय आधारित लोकतंत्र है, यहाँ बहुदलीय प्रणाली है। उत्तरदायी सरकार, भारतीय लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार की अवधारणा है। उत्तरदायी सरकार मतलब आप समझिए कि जनता चुनती है जनप्रतिनिधि को, विधायिका को चुनती है, तो विधायिका लोकसभा या राज्यसभा, पूछेगा लोकसभा या राज्यसभा किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो एक तरफ जो है ये जनता के प्रति उत्तरदायी है, और जनता किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संविधान के प्रति, क्योंकि संविधान से कोई ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ये सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति। पूछेगा मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। यानी मतलब उत्तरदायित्व की भावना है कि हम उसके प्रति ये हम काम, वो निरंकुश नहीं है, उस पर कहीं न कहीं अंकुश है। उत्तरदायी का मतलब होता है अंकुश होना, ठीक है। तो अब आइए, बहुमत द्वारा निर्णय। भारत में कोई भी निर्णय होता है तो बहुमत द्वारा निर्णय होता है। आप देखते होंगे साधारण विधेयक, विशेष विधेयक, विशेष बहुमत के आधार पे विधेयक। कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई मंत्री लाया और पास हो गया कोई बिल जनता के हित के, जो है हमेशा बहुमत के द्वारा, या तो साधारण विधेयक 1/2 या 2/3 बहुमत के आधार पे ही यहाँ निर्णय होते हैं। दबाव समूह, भारतीय लोकतंत्र में बहुत दबाव समूह आप देखे होंगे। किसान संगठन है, किसानों का संगठन है, छात्रों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है। आप इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखे होंगे कि एटक का स्थापना हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में, जिसका प्रथम अध्यक्ष और ये संस्थापक हेमंत जोशी थे। तो ये दबाव समूह है। दबाव समूह का मतलब होता है कि वो चुनाव में भाग नहीं लेता है, वो सदन में भाग नहीं लेता है, बल्कि सदन के बाहर सरकार को यह दबाव डालता है कि आप जनता के लिए ये काम करें, किसान के लिए ये करें। जो संगठन है, छात्र संघ है तो छात्रों के लिए बात करेगा, मजदूर संघ है तो मजदूरों के लिए बात करेगा, किसान संघ है तो किसानों के लिए बात करेगा।
बहुत से औद्योगिक संघ है तो औद्योगिक के लिए ये सब जो संघ है, छात्र संघ, औद्योगिक संघ, व्यापार संघ, किसान संघ, ये सब जो है इसको दबाव समूह बोलते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की अवधारणा है। अब भारतीय लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ हैं। कौन कौन स्तंभ है? पहला खंभा जिसको बोलते हैं, प्रथम स्तंभ पे कौन स्थापित है? तो जनता, सबसे पहले जनता होगा। दूसरा स्तंभ या दूसरा खंभा सरकार, तीसरा खंभा न्यायपालिका और चौथा खंभा प्रेस या मीडिया। ये पूछेगा कि पूछता है हमेशा कि भारतीय लोकतंत्र में चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? तो प्रेस या मीडिया को कहा गया। अगर पूछेगा तीसरा स्तंभ कौन है? तो न्यायपालिका। दूसरा स्तंभ या खंभा कौन है? सरकार। प्रथम जनता। अब आइए आगे, लोकतंत्र का रखवाला। आप समझिए, यहाँ पे समझना है, लोकतंत्र का रखवाला किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। लोकतंत्र का रखवाला है सुप्रीम। लोकतंत्र को लागू करवाने वाला कौन है? लागू करवाने वाला सुप्रीम कोर्ट है। लागू करवाता कैसे? तो न्यायिक पुनरावलोकन से, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन से। दूसरा जनहित याचिका, जनहित याचिका को सुनवाई करके, जनहित याचिका। अब किसी जनता का, आम लोग का या किसी मुद्दा सार्वजनिक रूप से कुछ प्रभावित हो रहा है, जनता का अधिकार में कटौती हो रहा है, तो कोई पिटीशन डायल करता है, जनहित याचिका। न्याय पुनरावलोकन। और स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का, सुप्रीम कोर्ट रक्षक है। आप समझिए, वहाँ तो रखवाला, रक्षक किसका किसका है? सुप्रीम कोर्ट संविधान का। संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, संविधान का और मौलिक अधिकार का। तो जब संविधान और मौलिक अधिकार का रक्षक है, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र को यह लागू करवाता है। और लोकतंत्र का रखवाला, देखभाल, कोई गड़बड़ तो ना कर दे ये व्यवस्था में, यानी इसमें इसका रक्षक है तो लोकतंत्र का रखवाला हो गया। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का क्लियर हो गए? तो अब समझिए, लोकतंत्र का रखवाला पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट मारना है। लोकतंत्र को लागू करवाने वाला कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ही है। पूछेगा कि संविधान का रक्षक और मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ही है। कैसे? तो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ये दोनों का रक्षा करता है। और लोकतंत्र का ये लागू कैसे करवाता है? तो जनहित याचिका के माध्यम से। अब आइए, लोकतंत्र का रक्षक किसे का? यहाँ है संविधान और मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम, लेकिन लोकतंत्र का रक्षक किसे कहा जाता है? इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन ना हो तो चुनाव नहीं होगा, और जब चुनाव नहीं होगा तो फिर वो जो जनता जो चुना है वो मज़े से शासन करते रहे 5 साल क्या। तो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जो जारी करता है, इलेक्शन कमीशन, उस समय आदर्श आचार संहिता और इलेक्शन कमीशन काफ़ी प्रभावी हो जाता है। लोकतंत्र का क्रियान्वयन एवं लागू कौन करवाता है? चुनाव जब इलेक्शन कमीशन कराता है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र को क्रियान्वयन, मतदाता सूची बनाना, राजनीतिक दल के पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन नहीं करता राजनीतिक दल को, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, फिर से कौन ये मतदान हुआ तो फिर उसका मतगणना होता है, कौन दल जीता, कौन अधिक किसको वोट आया, गणना हुआ, तो मतलब लोकतंत्र का क्रियान्वयन। और जब जो हुआ तो अपना सरकार वो बनाती है। तो लोकतंत्र का क्रियान्वयन लागू कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये भारतीय लोकतंत्र से संबंधित विशेषताएं और ये मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को रखा गया। टॉपिक अवधारणात्मक रूप से आप लोगों को तथ्यात्मक रूप से बताया भी गया है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग भारतीय लोकतंत्र को बहुत अच्छे से समझे होंगे। और हमें नहीं लगता है कि कोई कोचिंग संस्थान या कोई एक्सपर्ट आपको इस तरीके से पढ़ाया होगा कभी लोकतंत्र के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र से आप कोई भी प्रश्न अगर पूछेगा, आपको 2 वीडियो मैंने बनाया है, पार्ट 1 के रूप में पहले डाला है, ये पार्ट 2 के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा काम है आप लोगों को बताना अच्छे तरीके से, अवधारणात्मक रूप से आपका काम है पढ़ना। आप देखें, पढ़ें
और समझें। अगर किसी प्रकार के प्रश्न की परीक्षा हो तो मैसेज के माध्यम से ज़रूर पूछें, मैं उसका उत्तर निश्चित तौर पे दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। आपके लाइक करने से, शेयर करने से आत्मबल में वृद्धि होती है और मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को दे पा रहा हूँ। आप जानते ही हैं कि मेरा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक ये शिक्षा को पहुंचाना। वैसे बच्चों को जो दूरस्थ क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, साधारण परिवार से हैं, जिनके परिवार का आर्थिक स्थिति दयनीय है लेकिन कुछ करना चाहते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों को मैं यह पहुंचाने का मेरा एक प्रयास है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।